हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लास्ट वेक्टर जो हमने किया था लेक्चर वेक्टर का, उसमें हमने बेसिक्स क्लियर किए थे वेक्टर के। उसमें जो हमारी डेफिनेशंस थी, जो यूज होने वाली थी, वो सभी हमने डिस्कस की थी। टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस किए थे। उससे नेक्स्ट आगे का जो पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए, आज हमें कवर करना है एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम किस टाइप से ऐड करेंगे, उसके लिए हम लॉ पढ़ते हैं। पहला लॉ क्या है? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, इसमें क्या है, एक वेक्टर ए बी है इस टाइप से, वेक्टर ए बी, और वेक्टर बी सी है इस टाइप से। ठीक है, इस ए बी वेक्टर का मतलब क्या है कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जितने हमने डिस्टेंस कवर की है या जितने डिस्प्लेसमेंट कवर की है, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या है, वेक्टर ए बी होगी। ऐसे ही पॉइंट बी से सी तक के भी जितना भी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, वेक्टर बी सी होगा। अच्छा, फाइनली इन द रिजल्ट हमने पॉइंट ए से और पॉइंट सी तक जितनी डिस्टेंस कवर करी होगी वो क्या होगा, वेक्टर ए सी होगा। तो इस ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर ए बी को ऐड कर देंगे इस वेक्टर बी सी के साथ। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस में वेक्टर बी सी, और यही क्या कहलाता है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब देखिए, जिस टाइप से वेक्टर है, ये वेक्टर है ए बी सी, इस टाइप से ट्राइंगल टाइप बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ खींच देंगे इस टाइप से, और एक इसके पैरेलल लाइन खींच देंगे इधर। ठीक है, अब ये क्या बन गया, एक पॉइंट डी दे देते हैं इसको। अब ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अब ये वेक्टर क्या नाम, हम इसको अगर नाम देते हैं वेक्टर ए, और इसको नाम दे दिया वेक्टर बी, तो इसके सामने ये क्या है, वेक्टर इसी टाइप से है। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। और ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए। अब इनको चाहे हम ऐसे ऐड कर लें या फिर इस टाइप से और इस टाइप से ऐड कर लें, इन द रिजल्ट तो वैल्यू क्या आनी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जो ए सी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये कंप्लीट क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब उसके बाद ये कुछ इमेजेस हैं, हमें इसमें वेक्टर्स दे रखे हैं और उनकी डायरेक्शन और उनके एडिशन के बारे में बता रखा है। जैसे कि ये क्या है, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये वाला क्या होगा, ट्राइंगल लॉ से ए प्लस बी हो गया। नेक्स्ट फिगर में क्या है, ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। अच्छा, इसके जस्ट अपोजिट वेक्टर ये दे रखा है, वेक्टर माइनस बी। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, दिस वेक्टर प्लस में दिस वेक्टर, तो ये क्या माइनस का भी है, तो इसलिए ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये वाला हमने क्लियर कर दिया है, पैरेललोग्राम लो। अच्छा, उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब हम जो एडिशन किया है वेक्टर का, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो पहली प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर टू वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, पहले वेक्टर ए को ऐड ए और फिर वेक्टर बी, अगर इनको उल्टा कर दें कि पहले बी को करें फिर ए को, तब भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही रिजल्ट आएगा। और यही क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस बार हमें क्या करना है कि तीन वेक्टर लेने, एक वेक्टर ए बी और सी, तीन वेक्टर लिए। हमने क्या किया, पहले ए और बी को पहले ऐड किया और बाद में रिजल्ट में उसको सी को ऐड कर दिया। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ए वेक्टर को बाद में ऐड करेंगे, पहले बी और सी को ऐड कर लें, फिर उसमें ए को ऐड कर दें, तो भी क्या रिजल्ट आएगा, सेम ही रिजल्ट आएगा। ये क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि हम तीन वेक्टर लेते हैं तो उनको कैसे भी ऐड करें, इन द लास्ट रिजल्ट जो आना है दोनों तरफ से सेम ही आएगा। ठीक है जी, उसके बाद है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। अब किसी वेक्टर की स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कोई वेक्टर हम मान के चलते हैं आर, ये कोई वेक्टर है और कोई स्केलर मान लेते हैं ए, ये स्केलर है। तो जब अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू आर वेक्टर हो जाएगा। इसमें क्या गिवन दे रखा है कि लैम्डा स्केलर है और वेक्टर ए क्या है, कोई भी वेक्टर है। जब इनकी मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया, लैम्डा इंटू ए वेक्टर आ गया। ठीक है, अगर इनका हम मैग्नीट्यूड कर देते हैं दोनों साइड, तो क्या इनका मैग्नीट्यूड कर दिया, दोनों को अलग, स्केलर का अलग मैग्नीट्यूड और वेक्टर का अलग। स्केलर की तो वैल्यू स्केलर होती है तो ये सिंपली लैम्डा आ जाएगा। और जब हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, फिर उसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो स्केलर इन द लास्ट वैल्यू आएगी वो एक पूरी स्केलर वैल्यू ही आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसी वैल्यू है, स्केलर वैल्यू देता है। अच्छा, उसके बाद का टॉपिक क्या है, उसमें के बाद क्या है, ये है एक यूनिट वेक्टर। अगर हमें किसी भी वेक्टर, जैसे ए वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो यूनिट वेक्टर, इसके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप। ठीक है, इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। और ए कैप की वैल्यू क्या होती है,
1 अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में ए वेक्टर। ये क्या होता है, इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है। अच्छे से फाइंड कैसे करेंगे वो हम एग्जांपल की तरफ हेल्प से अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। अच्छा, उसके बाद क्या है टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे। देखिए आपने वेक्टर लिखा है, कोई भी वेक्टर आर लिखा है, आपने इसकी फॉर्म पढ़ी होगी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, ये आपने फॉर्म पढ़ी है। इसमें क्या है, एक्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू जाएगी वेक्टर की, ऐसे ही वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग, तो तीनों ही क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। ये वाली कौन सी वैल्यू होती है, आई का जो हमारा कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, एक्स का कंपोनेंट एक्स एक्सिस का, और जो जे के साथ होता है वो वाई का कंपोनेंट, और जो के साथ होता है वो होता है जेड एक्सिस का कंपोनेंट। वही चीजें हैं गिवन है, जैसे पॉइंट ए है 1 0 0 गिवन है, तो 1 0 मतलब x की वैल्यू 1 है, यानी कि ये रही, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0, ऐसे ही 0 1 और 0 दे रखा है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 0 है, ऐसे करके आपको पॉइंट दे रखे। तो ये सबके जो वैल्यूज गिवन है ये कैसी है, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग में वैल्यूज होती हैं। जैसे यहाँ पर ये 1 है, तो 1 कहाँ पर है, ये 1 यूनिट कौन सी है, x एक्सिस के अलोंग में इसकी डिस्टेंस है, 0 y के अलोंग में और z 0 जी वाले 0 जो है ये z के अलोंग में। इस टाइप से कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होंगे, यानी कि i j और k के कोफिशिएंट्स, जो कि क्या होते हैं, x एक्सिस की वैल्यू, y एक्सिस की वैल्यू और z एक्सिस की वैल्यू। ठीक है, जैसे ये पॉइंट P दे रखा आपको, इसमें x y z तीन पॉइंट्स हैं, x की वैल्यू क्या होगी, ये x एक्सिस के अलोंग जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, ऐसी y के अलोंग जिसने जितनी y के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल की है, और ऐसी जितनी z के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल की, ये क्या होंगे, इसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। बाकी जो बताने वाली चीजें जैसी क्वेश्चंस आएंगी जो उनमें जरूरी चीजें वो आपको क्वेश्चन के साथ ही बता दी जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर एक, अगर हमें वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन हो, और यहाँ पर क्या है, हमको वेक्टर्स जो है कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन है, जैसे ये क्या है, ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k। ये क्या है, वेक्टर ए की कंपोनेंट है, जहां पर x की वैल्यू क्या है a1, y की वैल्यू a2 है और z की वैल्यू a3 है। ऐसे ही वेक्टर b है, b वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे, b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k। ये क्या हो गए, बी वेक्टर के कंपोनेंट्स हो गए। अगर हम इन दोनों वेक्टर का ऐड करेंगे, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इनको हमें ऐड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इनके x कंपोनेंट को x के साथ ऐड कर देंगे, यानी कि a1 प्लस में b1 इंटू में क्या है ये i। ऐसे ही सेकंड कंपोनेंट को सेकंड के साथ, यानी कि जो y का कंपोनेंट है उसे हम y के साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ पर y के साथ क्या है, a2 प्लस में b2 इंटू में j प्लस में, ऐसे z कंपोनेंट की वैल्यू को z कंपोनेंट की वैल्यू के साथ ऐड करेंगे, a3 प्लस में b3, ये किसका कंपोनेंट है, z का। तो इन द रिजल्ट जो a प्लस बी वेक्टर है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, या फिर x कंपोनेंट क्या होगा, a प्लस बी वन। ऐसे ही b क्या होगा, जो y कंपोनेंट होगा वो होगा a2 प्लस b2, ऐसे z कंपोनेंट होगा a3 प्लस b3। इस टाइम से हम इन्हें ऐड करेंगे, और अगर माइनस करना हो तो सिंपली यहाँ माइनस कर दो, जहां प्लस है वहां पर सिर्फ हम माइनस कर देंगे, ऐसे इनका माइनस हो जाएगा। अब बात आती है, अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है, यानी कि a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो x कंपोनेंट होगा a1 वो किसके इक्वल होगा, वो b1 के इक्वल होगा। ऐसे ही y कंपोनेंट a2 वो y कंपोनेंट b2 के इक्वल होगा, और ऐसे ही z कंपोनेंट a2 वो इक्वल होगा z कंपोनेंट b2 के। तो ये क्या है, केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उनके ईच कंपोनेंट कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ए बाय स्केलर। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर लैम्डा है कोई स्केलर वैल्यू और वेक्टर ए क्या है, कोई वेक्टर है, तो इनका प्रोडक्ट इस टाइप से होता है। लेकिन अब एक वेक्टर ए को हमने क्या किया है, इसको हमने कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया इस टाइप से। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k। अब इसमें लैम्डा की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हर किसी ईच कंपोनेंट के साथ हम लैम्डा की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ लैम्डा इंटू ए वेक्टर है, तो लैम्डा इंटू a1 i प्लस लैम्डा इंटू a2 j प्लस लैम्डा इंटू a3 k। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई ऑफ स्केलर विद वेक्टर हो गया। यानी कि किसी भी स्केलर की अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो हर किसी ईच उसका जो कंपोनेंट होगा उसके साथ उस स्केलर की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब यहाँ पर क्या दे रहा है, कुछ केसेस हैं, ए और बी दो वेक्टर हैं और के और एम एनी दो स्केलर वैल्यू है।
तो अगर हम k की वेक्टर a के साथ मल्टीप्लाई करें और m की वेक्टर a के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम इसको दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हैं कि वेक्टर a कॉमन ले लें और k और m को पहले मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, एक तो रिजल्ट ये हो गया। उसके बाद क्या है, k इंटू एम वैक्टर a, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले k इंटू एम की मल्टीप्लाई कर दी और a वेक्टर को बाद में मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे हम k के साथ अगर दो अलग अलग वेक्टर को ऐड करना चाहें, k इंटू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, तो हम पहले k के साथ a को ऐड कर दें, फिर k के साथ b को ऐड कर दें, तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आना है। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट क्या 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z सो दैट द वेक्टर a दिस एंड b दिस आर इक्वल। हमें क्या गिवन है, वेक्टर a और वेक्टर b, ये वाला वेक्टर b है और ये वाला वेक्टर a, ये दोनों इक्वल गिवन है। तो मैंने बताया था अगर वेक्टर a आपके किसी वेक्टर b के इक्वल है तो उसके हर कोई कंपोनेंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि a1 कंपोनेंट इक्वल होगा b1 कंपोनेंट के, a2 कंपोनेंट इक्वल होगा b2 कंपोनेंट के और a3 कंपोनेंट इक्वल होगा b3 कंपोनेंट के। तो ऐसे ही अगर हम कंपेयर करें तो x का a1 कंपोनेंट क्या है, x का इसका कंपोनेंट है x और a2 कंपोनेंट है 2 और a3 क्या है z। यहाँ पर a1 की वैल्यू ये है, ये a2 की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, a3 की वैल्यू। ऐसे b1 की वैल्यू 2 है, b3 और b2 की वैल्यू y है और b3 की वैल्यू k के साथ क्या है 1। तो यहाँ से हम अगर वैल्यू पुट करें, b1 की वैल्यू क्या है 2, b2 की वैल्यू है y और b3 की वैल्यू है 1। आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, ये दोनों चीज इक्वल है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी कि x इक्वल टू 2 और y की वैल्यू क्या आ गई, ये भी y की वैल्यू 2 आ गई कंपेयर करने पे, तो y इक्वल टू 2 और z की वैल्यू आ गई 1, z इक्वल टू 1। तो ऐसे हम किन्हीं दो वेक्टर को कंपेयर करके उनके कंपोनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a वेक्टर इज दिस एंड b वेक्टर इज दिस is if इसमें गिवन है is magnitude of a vector is equal to magnitude of b vector, are the vector a and b equal। हमें a वेक्टर गिवन है और वेक्टर b गिवन है, अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या वो वेक्टर्स इक्वल होंगे। एक बार देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर a का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, a का मैग्नीट्यूड, अब a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, उसके जितने कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे x कंपोनेंट है x का स्क्वायर प्लस y वाले के लिए y का स्क्वायर और z स्क्वायर, इन सभी को ऐड कर दो और उसका फिर रूट निकाल दो। x की जगह पर क्या है, x की जगह पर है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y की जगह पर क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस z की जगह कुछ है, z कंपोनेंट ही नहीं है, z कंपोनेंट नहीं है तो हम उसकी जगह 0 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 4 अंडर द रूट इक्वल टू अंडर द रूट 5। ऐसे ही अगर हम b की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, इधर 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर भी क्या वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इक्वल टू 4 प्लस 1 अंडर द रूट इक्वल टू रूट 5। अच्छा, अब आपने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो आप क्या बोलोगे कि वेक्टर्स इक्वल हैं। तो एक बार हम चेक करते हैं, हमने जो वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी इक्वल वेक्टर में, वो क्या था कि उसका ईच कंपोनेंट यानी कि ईच कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, यानी कि a1 कंपोनेंट होना चाहिए b1 के इक्वल, a2 होना चाहिए b2 के इक्वल और a3 होना चाहिए b3 के इक्वल। तो आप इन दोनों वेक्टर को कंपेयर कीजिए। a1 वेक्टर क्या है, सॉरी a वेक्टर की वैल्यू है i प्लस 2j, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 2i प्लस j। क्या यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, क्या दोनों इक्वल है, तो इक्वल नहीं है। क्या ये 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो क्या इक्वल है, नहीं है। तो इनकी करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है वही इक्वल नहीं है, तो इन वेक्टर को इक्वल नहीं बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, नो दीज आर नॉट इक्वल वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। अच्छा, अब बात आती है कि किसी भी वेक्टर के लिए हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर का आपने फॉर्मूला बताया था हमने कि यूनिट वेक्टर किसका क्या होता है, ए कैप इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू वेक्टर ए। अच्छा, ये वेक्टर ए है, पहले क्या करना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू अंडर द रूट फर्स्ट कंपोनेंट 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर दूसरा कंपोनेंट क्या है 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर, फिर प्लस लास्ट कंपोनेंट क्या है के साथ 1 है तो 1 की स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 हो गया 4, इसका स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 14।
तो ये आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे ए कैप इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 14 इंटू में ए वेक्टर की वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस के। अब क्या करेंगे, ईच कंपोनेंट के साथ इस अंडर रूट 14 के अलग डिवाइड कर देंगे, तो 2 अपॉन अंडर रूट 14 i प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14 j प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 14 k। तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हो गया। अगर आपको निकालना हो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ए वेक्टर गिवन है, इसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 7 यूनिट होना चाहिए। तो सारा प्रोसेस हम यही फॉलो करेंगे, लास्ट में अगर 7 यूनिट चाहिए तो हम इस कंप्लीट की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना सा काम करना है। तो पहले हमने क्या किया, वेक्टर यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला होता है, हमने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर द रूट 5। तो ये अंडर द रूट 5 आ गया इंटू ए वेक्टर i माइनस 2j। हर किसी के साथ अलग अलग मल्टी इसको डिवाइड कर दिया, तो ये वाली वैल्यू होगी। अब हमें क्या करना है, हमको चाहिए यूनिट 7 यूनिट चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड निकालोगे आप तो 1 आता है। जब आप इस वाले यूनिट वेक्टर जो हमने निकाला है इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए मैग्नीट्यूड 7 तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 7 की। तो हमने क्या किया, इस कंप्लीट वेक्टर में जो हमने यूनिट वेक्टर निकाला है इसमें क्या कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 1 7 बाय रूट 5, ऐसी माइनस 7 इंटू 2 14 बाय रूट 5। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i माइनस 2j। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ वेक्टर a एंड b। अब हमें यूनिट वेक्टर चाहिए किसकी डायरेक्शन में, इस वेक्टर a और इस b वेक्टर की सम की डायरेक्शन में। तो पहला काम क्या होगा कि इस a वेक्टर और इस b वेक्टर को हम ऐड करेंगे। तो a प्लस b वेक्टर हमने मान लिया कोई भी c वेक्टर है, तो ऐड करने के लिए क्या बताया था, हर किसी कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, क्योंकि a प्लस b वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 प्लस में ये वाला 2 यानी कि 2 प्लस में 2 इंटू आई प्लस में ये वाला 2 और ये वाला 1। तो क्या रहेगा 2 प्लस 1 इंटू जे, उसके बाद प्लस में ये वाला माइनस का 5 और ये वाला प्लस का 3 यानी कि माइनस का 5 प्लस का 3 इंटू के। इसको सॉल्व करोगे तो 4i प्लस इसको सॉल्व किया तो 3j और इसको सॉल्व किया तो माइनस का 2k। ये क्या आ गया, a प्लस बी वेक्टर आ गया। तो ये रहा a प्लस बी वेक्टर। अब आपने क्या किया, इसको सी वेक्टर माना है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस 4 का स्क्वायर फिर इस 3 का स्क्वायर फिर प्लस इस माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 4 टोटल ओवरऑल अंडर रूट 29। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, तो क्या करोगे, इस वेक्टर की मल्टीप्लाई कर दोगे अपॉन में ये वाला वेक्टर कर दोगे। ये रहा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर c इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c इंटू सी वेक्टर। तो ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ c और ये रहा टोटल c वेक्टर। इसको सॉल्व करोगे 4 अपॉन अंडर रूट 29 3 अपॉन अंडर रूट 29 और माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 29। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर a दिस एंड हेंस कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसमें अच्छी तरह से आपको डिफाइन किए गए हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो पहले आप जाकर वो वाला लेक्चर चेक करें और तब जाकर यहाँ से आगे करें। अच्छा देखिए, डायरेक्शन हमने रेशियो बताए थे, जो ए वेक्टर है इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, तो ये कंपोनेंट्स ही क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, आई के साथ क्या है 1, जे के साथ क्या है 1 और के के साथ क्या है -2। तो ये क्या हो गया, इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गई, जिन्हें हम किससे डिनोट करते थे, ए बी और सी, इनसे हम इनको डिनोट करते थे। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू -2 है। ठीक है, अब इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन वेक्टर देन, अगर हमें इनका डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो एल की वैल्यू क्या होती थी, एल की वैल्यू हमने पढ़ी थी ए अपॉन में, यहाँ पर ए क्या था उस वेक्टर का, ए वेक्टर क्या था उसका कंपोनेंट था एक्स कंपोनेंट, जो हमने वैल्यू निकालने ए बी सी ये इनकी वैल्यू है। हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने सीखे थे, एल की क्या वैल्यू थी ए अपॉन में अंडर, इसका जो अपॉन में क्या था वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड, जो हमने आर वेक्टर माना था उसमें तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रखा था।
यानी कि जो वेक्टर के हम डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहते हैं, ऊपर उसका डायरेक्शन रेशियो और अपॉन में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट क्या डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, एल, एल की वैल्यू होगी ए अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जो आप इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या मैग्नीट्यूड आएगा, देखिए हमें निकालना है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस में ये वाले 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4, इसको सबको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा √6। तो ये आ गया √6 इसका मैग्नीट्यूड। तो एल की वैल्यू क्या होगी, ये वाला ए अपॉन में √6, एम की वैल्यू क्या होगी बी अपॉन में √6 और एन की वैल्यू सी अपॉन में √6। सी की वैल्यू क्या है -2। तो ये हो गया आपके डायरेक्शन कोसाइंस, 1 अपॉन √6, 1 अपॉन √6 और माइनस का 2 अपॉन √6। ये क्या हो गई डायरेक्शन कोसाइंस हो गई। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अब तक हम सिर्फ एक वेक्टर को पढ़ रहे थे जिसका हमने एक पॉइंट वेक्टर था जिसको हमने पोजीशन वेक्टर माना था विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि दो पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो वेक्टर बनता है उसके बारे में। तो एक पॉइंट P1 है और एक पॉइंट क्या है P2। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या है P1 P2। इसका मतलब क्या है, वेक्टर P से लेकर P2 तक उसकी डायरेक्शन है। तो इस टाइप से वेक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम P1 P2 वेक्टर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले वेक्टर में से फर्स्ट वाले वेक्टर को माइनस कर देंगे। अभी आपकी मर्जी है कि आप इस वाले को फर्स्ट मानते हो इसको सेकंड, या फिर इसको फर्स्ट मानते हो इसको सेकंड। मेन मकसद क्या होता है कि सेकंड वाले पॉइंट में से फर्स्ट वाले पॉइंट को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, उस वेक्टर उन दोनों पॉइंट से मिलने वाले वेक्टर की वैल्यू आएगी। तो हमने क्या कहा किया है, यहाँ पर हमने इस वाले पॉइंट को तो सेकंड पॉइंट माना है और इस वाले पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट माना है। तो P1 P2 वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट के सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से इस वाले एलिमेंट को माइनस कर देंगे, यानी कि x2 माइनस x1 इंटू में i प्लस में y2 माइनस y1 इंटू में j प्लस में z2 माइनस z1 इंटू में k। तो ये हो गया वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P1 एंड P2। अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं, P1 P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके हर एक जो हमारा कंपोनेंट है उसको हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे और उसका ऐड कर देंगे और उसके बाद उसका रूट निकाल लेंगे। जैसे कि x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और उसका कंप्लीट रूट। तो ये क्या हो गया P1 P2 का मैग्नीट्यूड। इसके बेस पर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। यानी कि वेक्टर P से लेके Q तक जा रहा है और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। यानी कि Q क्या सेकंड पॉइंट है तो हम क्या करेंगे -1 इसका सेकंड पॉइंट है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे -1 -2 i प्लस में -2 -3 -2 -3 j प्लस में -4 और -0 -4 -0 इंटू के। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी -3i प्लस माइनस का 5j प्लस -4k। यानी कि ओवरऑल वैल्यू क्या आई -3i -5j और -4k। तो ये आ गया वेक्टर PQ। इसके रेस्पेक्ट में आप डायरेक्शन रेशियोज कोसाइन और इसका यूनिट वेक्टर सब आप निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए ये क्या है, पी क्यू कोई वेक्टर, एक पॉइंट पी है एक पॉइंट क्यू है और इन दोनों को मिलाकर एक वेक्टर बनता है पी क्यू वेक्टर। ठीक है, ये कोई पॉइंट है ओ, ठीक है, ओ को आप ओरिजिन मान लो, ओ कोई ओरिजिन का पॉइंट है। इस टाइप से इसके क्या है वो हो जाएंगे, इसके एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सभी। अब इस पॉइंट यानी कि इस वाली ये जो हमारे पास एक वेक्टर है इसको एक कोई वेक्टर आर, आर पॉइंट क्या है, आर एक पॉइंट है जो इस वेक्टर को क्या करता है डिवाइड करता है किसी भी दो पार्ट में। उनका रेशियो क्या है एन और एम, यानी कि एम और एन रेशियो में ये पॉइंट आर जो है इस वेक्टर पी क्यू को डिवाइड करता है। अब इस पॉइंट आर से जो हमारा वेक्टर बनेगा इस पॉइंट का, अगर हम इस पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालना हो, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे इस आर का तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक पॉइंट क्या है पी है, एक पॉइंट क्या है क्यू है, इनका पोजीशन वेक्टर ओपी है और ओ क्यू है। एक पॉइंट आर है जो इस पी क्यू वेक्टर को किसी एम और एन अनुपात में डिवाइड करता है।
तो अब हमारा काम है कि इस आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, जो कि क्या होगा ओ आर, उसको हमने नाम दे दिया आर वेक्टर। पहले वाले ओपी को हमने नाम दिया ए वेक्टर और दूसरे वाले ओक्यू को नाम दिया हमने बी वेक्टर। ये किस रेशो में डिवाइड करता है, एम रेशो और एन रेशो में। तो आपने जब वो पढ़ा था 2D चैप्टर पढ़ा था तो ज्योमेट्री में, तो वहां आपने क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, तो वही वाली चीज हम यहाँ यूज करनी है। वहां केवल पॉइंट्स थे और लाइन थी, यहाँ बात हो रही है वेक्टर की। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, तरीका भी सेम रहेगा, बस थोड़ी सी टर्म्स और उनके लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो अगर आर वेक्टर का हमें वो निकालनी है वैल्यू, तो देखिए क्या होगा। आर वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर पॉइंट, जो डिवाइड कर रहा है पी क्यू वेक्टर को। तो हम क्या करेंगे, एम इंटू बी प्लस एन इंटू ए अपॉन में एम प्लस एन। अब देखिए हुआ कैसे है, इस फॉर्मूले को याद करने के लिए क्या तरीका है, आपको निकालना है आर वेक्टर। आर वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए इस ए की मल्टीप्लाई एन के साथ करो और इस बी की मल्टीप्लाई एम के साथ करो। ए वेक्टर की मल्टीप्लाई एन के साथ प्लस बी वेक्टर की मल्टीप्लाई एम के साथ अपॉन में एम प्लस में एन। ये हो गया फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आर वेक्टर। ठीक है जी, इनको आगे पीछे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अच्छा ये तो था इंटरनली, अगर वो पॉइंट उनको इंटरनली कट करे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर वो पॉइंट उनको एक्सटर्नली कट करे, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इस प्लस की जगह सिर्फ माइनस कर देंगे। ठीक है, इस प्लस की जगह क्या कर देना है, सिर्फ माइनस कर देना है। अब देखिए ये चीज क्या है, इफ आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अब सीधी सी बात, अगर ये जो आर यहाँ पर हो, ये जो हमने आर लिया है, अगर ये मिड पॉइंट हो, यानी कि ये एम और एन की वैल्यू बराबर हो जाए, तो ये 1:1 हो जाएंगे, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और 1 और 1 2, यानी कि ए प्लस बी बाई 2। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया आपके पास। अगर ये मिड पॉइंट होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस बी बाई 2 वेक्टर। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, so that points A, B, C are the vertices of right angle triangle। यानी कि इस टाइप से कोई ट्राइंगल है, यहाँ पॉइंट A, B और ये 3 पॉइंट आपको गिवन है, और आपको बताना है कि ये जो वर्टाइसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, यानी कि ये क्या होना चाहिए 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस ये वाली साइड निकालें, उसका स्क्वायर करें, ऐसी इस वाली साइड का स्क्वायर करें और उनको ऐड करें, तो क्या वैल्यू चाहिए आनी चाहिए, इस सीबी का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम इसमें आपको अप्लाई करनी होगी। तो देखिए आपने पहले क्या निकाला, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर निकालने के लिए बी को सेकंड पॉइंट मानेंगे, ए को फर्स्ट पॉइंट, तो 1 माइनस का 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये लिख दिया -3 -1 प्लस -5 माइनस का 1, तो ए बी वेक्टर की वैल्यू आएगी ये। ऐसे आपने निकाला बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर के लिए इसको आप सेकंड वेक्टर मानोगे, इसको फर्स्ट वेक्टर मानोगे, तो 3 - 1 -4 -3 और माइनस का 4 माइनस का 5, तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई ये। ऐसे आपने सी ए सी जो वेक्टर है सी ए निकाला है, तो उसकी वैल्यू ये आ गई है। आप क्या करोगे, इन तीनों वैल्यू का क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे, यानी कि ए बी का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड और सी ए का मैग्नीट्यूड, इन तीनों का आपने मैग्नीट्यूड निकाला। देखिए अगर हम इस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या आएगा, इस -1 का स्क्वायर प्लस में इस -2 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 + 4 + 36, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो √41। ठीक है, अब इसका क्या कर दोगे, अगर आप स्क्वायर करते हो, यानी कि तो स्क्वायर बाद में करते हैं, पहले बीसी का निकाल लेते हैं, बीसी का मैग्नीट्यूड। देखिए अब क्या करते हैं, बीसी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसके मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या वैल्यू आ जाएगी √6। अब हम क्या करेंगे, सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 35। अब हमें क्या करना होगा, हम ए बी का स्क्वायर करेंगे, वो क्या आएगा 41 का स्क्वायर, यानी कि 41। इसको आप क्या लिख सकते हो 6 + 35, जी किसके ये बराबर है आपके बीसी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो 6 की जगह आपने क्या लिखा, बीसी का स्क्वायर और सी ए वेक्टर का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एक साइड का स्क्वायर जो हो गया बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गई। तो ये क्या फॉलो करती है, पाइथागोरस थ्योरम को। तो इससे क्या कह सकते हो आप
ये जो हमारा पॉइंट्स हैं, ये ए बी सी जो पॉइंट्स है, ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट है। ठीक है जी, तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।